हेलो गाइस, दिस इज़ योर फ्रेंड जतिन और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के बारे में। तो यार काफ़ी बच्चों को यार डाउट होता है कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग क्या हार्ड होती है, हमें इसे कैसे स्टार्ट करना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक है जो हमें कवर करना चाहिए ताकि हम एक अच्छे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर बन सकें, किसी भी टेक जाइंट का जो कोडिंग टेस्ट होता है, उनका जो कोडिंग इंटरव्यू होता है उसे क्रैक कर सकें। लाइक कोई भी कंपनी आप ले लीजिए, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेज़ोन हो गया, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, इन सब के जो कोडिंग टेस्ट हैं, इनके जो कोडिंग इंटरव्यूज़ हैं, इन्हें हम क्रैक कर सकें। और जो ICPC जैसे इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनमें हम अच्छा परफॉर्म कर सकें और उन्हें जीत भी सकें। तो यार इस वीडियो में मैं आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के बारे में शुरू से लेके एंड तक अच्छे से खोल के बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करने हैं, क्या क्या आपको नहीं पढ़ना है, आपको क्या रोड मैप फॉलो करना है, सब इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखना और चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को हम। तो यार पहली चीज़ जो हमें करनी है ना यार कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में, वो होती है यार एक लैंग्वेज। अब लैंग्वेज यार हिंदी इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूँ, लैंग्वेज हमें करनी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है, लाइक सी हो गया हमारा, C++ हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया। पर हमें सिर्फ यार दो ही लैंग्वेजेस करनी है, दोनों में से एक करनी है, या तो C++ करनी है या जावा करनी है। अब भैया सी या फिर पाइथन क्यों नहीं ले सकते हम? यार सी हम इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि वो ऑब्सोलीट हो चुकी है लैंग्वेजेस। C++ सी से ही बनी है, जिसमें थोड़े ज़्यादा फीचर्स ऐड किए गए हैं C++ से, तो बेटर है हम C++ यूज़ करें। और पाइथन हम इसलिए नहीं ले सकते, मानता हूँ पाइथन बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग लैंग्वेज है, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सबका जो बेस है वो पाइथन ही है, पाइथन यूज़ की जाती है, तो काफ़ी फ्यूचर के लिए अच्छी लैंग्वेज है, आपको आनी चाहिए, मैं मानता हूँ। पर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए पाइथन अच्छी नहीं है। क्यों अच्छी नहीं है? इसलिए अच्छी नहीं है क्योंकि यार एक तो जो हमारी कंपनीज़ है यार, वो जो है अलाउ ही नहीं करती। सब कंपनीज की बात नहीं करूँ, कुछ कंपनीज है अलाउ नहीं करती अपने कोडिंग टेस्ट में आपको पाइथन यूज़ करने के लिए। तो बेटर है कि आप रिस्क ना लें और जो स्टैंडर्ड लैंग्वेजेस हैं, जो माना गया है कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इसी में करनी चाहिए, उसी का आप यूज़ करें। तो दो लैंग्वेजेस है यार, C++ है एक है हमारे पास पाइथन। अब भैया इसमें से कौन सी चूज़ करें? तो यार कोई भी चूज़ कर लो, एक चूज़ कर लो। C++ पे हमें अगर हम चूज़ करें तो हमें क्या पढ़ना है यार? C++ अगर हम ले रहे हैं तो हमें बेसिक्स पढ़ना है C++ के, मतलब जो सिंटेक्स है यार C++ का, और एक हमें पढ़ना है STL। अब भैया STL क्या होता है? यार STL कुछ नहीं होता यार, एक स्टैंडर्ड STL की जो फुल फॉर्म है वो है स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। यार ये जो लाइब्रेरी है ना यार, इसमें जो हमारे डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, कई सारे डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनकी इंप्लीमेंटेशन पहले से दे रखी है। तो फ़ायदा क्या है इसका? अगर हमें भी कभी भी हमें प्रोग्राम में अपने कोई यूज़ करने हैं हमें डेटा स्ट्रक्चर, तो हम वापस उन्हें हमें डेटा स्ट्रक्चर को क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली STL में से उसको कॉल करके यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें कुछ और फंक्शंस होते हैं जो आपको प्रोग्रामिंग में मदद करेंगे, लाइक सॉर्टिंग के लिए फंक्शंस होते हैं। अब अगर हम जावा को अगर हम चूज़ कर रहे हैं तो यार बेसिक्स कवर करना है हमें जावा का, और कलेक्शंस कवर करना है। कलेक्शंस कुछ नहीं है यार, जो STL C++ में है वही सेम कलेक्शंस है जावा में। अब दोनों में से आप कोई भी लैंग्वेज कर सकते हो, आप दोनों लैंग्वेजेस उठा के देखो। अगर आप बिगिनर हो, जो आपको लैंग्वेज पसंद आए, जिसमें आपका हाथ अच्छे से बैठे, जो आपको अच्छी लगे, उसके साथ आप कंटिन्यू करो। C++ करने का फ़ायदा यार ये है कि अगर आप C++ करते हो तो जो C++ है ना यार फास्ट होती है, तो आपका जो क्वेश्चन है जल्दी सोल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आप जावा करते हो यार, तो जावा यार एक ऐसी लैंग्वेज है जो कंपनीज़ में एक्चुअली यूज़ की जाती है, C++ कंपनीज़ में बहुत कम यूज़ की जाती है। तो अगर आप आगे किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जाते हो तो वहाँ जावा पे काम हो रहा होगा मोस्ट प्रोबेबली, तो आपको जावा तो सीखनी ही पड़ेगी, आज नहीं तो बाद में। तो बेटर है कि आज ही आप जावा सीख लो। तो सबके अपने यार अपने दोनों लैंग्वेजेस के अपने अपने फ़ायदे हैं। आपको देखना है यार आपको कौन सी लैंग्वेज अच्छी लगती है। तो यार जब हमने एक लैंग्वेज सीख ली, उसके बाद हमें जाना है डेटा स्ट्रक्चर्स पे। तो यार लैंग्वेज सीखना आप कह लो यार ABCD सीखने जैसा है बस। आपको सेंटेंस बनाना तभी आएगा जब आप डेटा स्ट्रक्चर सीखोगे। तो यार डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? अब यार डेटा स्ट्रक्चर यार कुछ नहीं होता, बस डेटा को जो मेमोरी में कैसे स्टोर करना है उसके कुछ डिफरेंट तरीके होते हैं ताकि हम एफिशिएंटली डेटा को यूज़ कर सकें। तो यार कई सारे डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं यार, लाइक हमारे पास एरे हो गया, स्टैक हो गया, और भी कई सारे मैंने लिस्ट करें। ये सब यार बेसिक डेटा स्ट्रक्चर है, ये तो आपको आने ही चाहिए। कई और डेटा स्ट्रक्चर भी होते हैं पर वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर मैं एरे की बात करूँ तो एरे में आपको एक डायनेमिक एरे है यार, वो तो कवर करना ही करना है। अब स्टैक क्या होता है यार? स्टैक भी एक डेटा स्ट्रक्चर है। दिस इज़ बेसिकली लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो एलिमेंट लास्ट में जाता है वो सबसे पहले आउट आता है, मतलब बाहर आता है। क्यू जैसे इसको ऑपोजिट होता है, क्यू होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्यू जब आप कर रहे हो तो क्यू में आपको प्रायोरिटी क्यू कवर करना है, डबल एंडेड क्यू है वो आपको कवर करना है। फिर वैसी एक डेटा स्ट्रक्चर है लिंक लिस्ट, इसमें आपको 2 वे लिस्ट कवर करना है, 1 वे लिस्ट कवर करना है। ये दो टॉपिक्स तो आपको करने ही करने हैं। फिर हमारे पास ट्रीज़ होता है, हमारे पास एक डेटा स्ट्रक्चर ग्राफ होता है, हीप होता है, और एक हमारे पास होता है हैशिंग। तो ये जो मैंने 8 डेटा स्ट्रक्चर बताए हैं,
ये डेटा स्ट्रक्चर तो आपको एट एनी कोस्ट कवर करना ही करना है। बाकी डेटा स्ट्रक्चर जो कुछ और भी है बहुत रेयरली पूछे जाते हैं, पर इनमें से क्वेश्चन तो यार आता ही आता है। और जो ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर है ना, तो ग्राफ से तो आप मान के चलो कि अगर 2 क्वेश्चन है ना, तो एक क्वेश्चन तो ग्राफ से आएगा ही आएगा। कोई भी टेस्ट हो किसी भी कंपनी का, तो एक क्वेश्चन तो ग्राफ से आएगा ही आएगा। तो इसको तो आपको थोड़ा ज़्यादा ही अच्छे से पढ़ना होगा यार। अब हमने जब हमने अब डेटा स्ट्रक्चर पढ़ लिया, हमने लैंग्वेज पढ़ ली, अब हमें करनी है एल्गोरिदम्स। अब एल्गोरिदम्स का क्या काम होता है यार? देखो यार, प्रोग्रामिंग क्या है यार? प्रोग्रामिंग है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। तो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए लॉजिक की ज़रूरत है। लॉजिक हम कैसे बना पाएंगे? लॉजिक बनाने के लिए हमें एल्गोरिदम्स चाहिए, ताकि हम एक अच्छा लॉजिक बना सके, ऐसा लॉजिक बना सके जो हम इम्प्लीमेंट करें, उसको कोड करें, वो एफिशिएंट हो, वो हमारे कंप्यूटर में स्पेस कम ले, जो टाइम कम ले, जल्दी एग्जीक्यूट हो जाए। ऐसा लॉजिक बनाना हमें कौन सिखाता है? हमें सिखाती है एल्गोरिदम्स। तो यार कई सारी स्टैंडर्ड एल्गोरिदम्स हैं, कई सारे एल्गोरिथमिक पैराडाइम्स होते हैं जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, तभी हम अच्छे से एफिशिएंटली लॉजिक बना सकते हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स। यार सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स यार वो एल्गोरिदम्स हैं जो हमें सॉर्टिंग में मदद करती है। सॉर्टिंग क्या होता है यार? असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को अरेंज करना, या किसी भी नेम्स भी हो सकते हैं, किसी भी चीज़ को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने को हम सॉर्टिंग बोलते हैं। तो उसके लिए यार ये जो 10-15 जो मैंने एल्गोरिदम्स यहाँ लिखी है 10 के आसपास, ये तो काफ़ी मतलब वो एल्गोरिदम्स है, काफ़ी वेल एस्टेब्लिश एल्गोरिदम्स है। ये एल्गोरिदम अगर आपको आती होगी तो आपको कभी भी इंटरव्यू ने आपसे कभी भी पूछा तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी, आप डायरेक्टली बता सकते हो। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप उसके बारे में डायरेक्टली इंटरव्यू को बता सकते हो। और मान के चलिए कि ये वाली जो एल्गोरिदम है, इनमें से एक ना एक तो आपके जो पूरा प्लेसमेंट सीजन होता है आपको उसमें काम आएगी। एक कंपनी के 2 राउंड होते हैं, 3 राउंड होता है, तो एक ना एक बार तो आपके सामने ये सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स आएगी ही आएगी। तो यार पहली एल्गोरिदम है बबल सॉर्ट, देन वी हैव इंसर्शन सॉर्ट, देन वी हैव सिलेक्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, रेडिक्स सॉर्ट, हीप सॉर्ट, काउंटिंग सॉर्ट, बकेट सॉर्ट, एंड देन वी हैव शेल सॉर्ट। यार लास्ट की जो 3 एल्गोरिदम्स है, अगर आप ये ना भी कवर करें तो भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, चल जाएगा। वो सिर्फ मैंने इसलिए बताया ताकि आपको बहुत रेयरली कम यूज़ होती है यार, पर जब भी यूज़ हो तो आपको पता हो कि मेरे को ये एल्गोरिदम यूज़ करनी है। पर ऊपर की ये जो 7 एल्गोरिदम्स है, ये तो आपको टिप्स पे होनी ही चाहिए। सॉर्टिंग की जान है ये जो 7 एल्गोरिदम्स है। फिर हमारे पास जब हमने सॉर्टिंग कर ली, उसके बाद हमें पढ़ना है कुछ प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स के बारे में। पैराडाइम्स क्या होते हैं? पैराडाइम्स होते हैं यार किस पाथ पे चल के हम अपने लॉजिक को बिल्ड करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? पैराडाइम्स बोलते हैं। तो कई सारे प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स होते हैं, जैसे हमारे पास ब्रूट फोर्स होता है, हमारे पास ग्रीडी होता है, हमारे पास डायनेमिक प्रोग्रामिंग होता है, हमारे पास डिवाइड एंड कॉन्कर होता है, हमारे पास बैक ट्रैकिंग होता है। तो एक एक करके हम सबको पढ़ेंगे। तो यार पहला जो प्रोग्रामिंग पैराडाइम है ना यार, वो ग्रीडी एल्गोरिदम्स है। यार ग्रीडी क्या होता है? ग्रीडी एल्गोरिदम्स यार वो अप्रोच है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जिसमें हमारा सारा ध्यान प्रॉफिट पे होता है। हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, इसलिए ये जो एल्गोरिथमिक पैराडाइम है ना, इसको ग्रीडी बोलते हैं, बिकॉज हम ग्रीडी हो जाते हैं प्रॉफिट के पीछे। तो यार ग्रीडी काफ़ी काम आती है, ये काफ़ी एफिशिएंट एल्गोरिदम्स होती है। ये वाला जो एल्गोरिदम्स होती है ग्रीडी में, इसमें यार मैंने 4-5 ये प्रॉब्लम्स जो करी है यहाँ पे लिस्ट, ये प्रॉब्लम्स काफ़ी बेसिक प्रॉब्लम्स है, काफ़ी बार पूछी जाती है। तो ये जरूर से आप कवर करें, जैसे कॉइन प्रॉब्लम हो गया, हफमैन एनकोडिंग एंड डिकोडिंग हो गया, जॉब सीक्वेंसिंग, एंड दैट लास्ट इज फ्रैक्शनल नैपसैक। यार फिर हमारे पास आती है डायनेमिक प्रोग्रामिंग। ये भी एक प्रोग्रामिंग पैराडाइम है। यार डायनेमिक प्रोग्रामिंग आजकल काफ़ी चल रही है। मेरा क्या मतलब है इससे? मेरा मतलब है कि इंटरव्यू में आजकल इंटरव्यूअर डायनेमिक प्रोग्रामिंग के बारे में काफ़ी क्वेश्चन पूछता है, और ये मैं आपको गारंटी श्योरिटी के साथ 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि एक ना एक क्वेश्चन तो यार वो डायनेमिक प्रोग्रामिंग का पूछेगा ही पूछेगा। और अगर आपको डायनेमिक प्रोग्रामिंग नहीं आती तो आप वो इंटरव्यू क्लियर नहीं कर सकते। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग तो एक ऐसा टॉपिक है, जितनी प्रैक्टिस करोगे आप इसके बाद इससे रिलेटेड उतनी कम है। ये जो मैंने नीचे प्रॉब्लम्स लिखी है 9-10, ये वो प्रॉब्लम्स है यार। अगर आप इन प्रॉब्लम्स को कर लेते हो ना यार, तो इससे आपका जो लॉजिक बनाने का जो वे है आपको समझ आ जाएगा कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग में हम लॉजिक कैसे बनाते हैं। हमें पता कैसे चलेगा कि कोई प्रॉब्लम डायनेमिक प्रोग्रामिंग ही क्या है। यार एक बात है कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग आना अलग बात है, और सही टाइम पे जिस क्वेश्चन में उसका हमें यूज़ करना है वो हमें पता चलना अलग बात है। लोगों को पता ही नहीं चलता, बच्चों को यही नहीं पता चलता कि इस क्वेश्चन में डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज़ हो सकती है। तो हमें ये पता कब चलेगा? ये हमें तब पता चलेगा जब हम प्रैक्टिस करेंगे। तो यार जितनी प्रैक्टिस हो सके हमें करना है। यार ये मेन प्रॉब्लम्स हैं, लाइक 0-1 नैपसैक, कडेन्स एल्गोरिदम, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस, रोड कटिंग, एडिट डिस्टेंस, एग ड्रॉपिंग, मिनिमम नंबर ऑफ जंप्स, वाइल्डक्राफ्ट स्ट्रिंग मैचिंग एंड वर्ड ब्रेक। तो यार बेसिकली आप ये 9 एल्गोरिदम्स जब कवर कर लोगे ना, तो आपको लॉजिक बनाना आ जाएगा। डायनेमिक प्रोग्रामिंग आपको पता चलने लग जाएगा कि कहाँ पर यूज़ होनी है। बाकी तो यार प्रैक्टिस पे यार जितनी प्रैक्टिस करोगे इस टॉपिक की उतनी कम है यार।
नेक्स्ट है हमारे पास डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिदम्स। डिवाइड एंड कॉन्कर में क्या होता है कि हम एक प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं और फिर उन जो छोटे पार्ट्स में हमने जो सब प्रॉब्लम्स बनाई है उनको हम सॉल्व करते हैं, उनका जो सोल्यूशन निकाला है फिर हम उनको कंबाइन करके एक बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हैं। यार इसके कुछ एग्जांपल्स है, लाइक कन्वेक्सल हो गया हमारे पास, कैरेट्सुबा एल्गोरिदम हो गया, पेंटर पार्टीशन हो गया, काउंटिंग इन्वर्जन हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आती है स्ट्रिंग एल्गोरिदम्स। या स्ट्रिंग एक ऐसा टॉपिक है, हर मोस्टली आप कह सकते हो 80% ऑफ द जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको स्ट्रिंग का यूज़ करना ही होता है। तो उसकी एल्गोरिदम्स अगर आपको पता होगी तो आपके लिए बेटर रहेगा। तो बेसिक स्ट्रिंग टर्मिनोलॉजी आपको आना चाहिए। ट्राई डेटा स्ट्रक्चर। नाउ ट्राई यार ये कैसा डेटा स्ट्रक्चर है, 2-3 साल हो गए मैं देख रहा हूँ कि 2-3 साल से इंटरव्यूअर ट्राई के रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछ रहा है और टेस्ट में ट्राई के रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है। तो ये तो आप ज़रूर से पढ़ लेना। बच्चों को इसके बारे में पता नहीं होता। आपकी क्लास में अगर 60 बच्चे हैं तो उनमें से सिर्फ 10 बच्चों को, हार्डली 10 बच्चों को ट्राई के बारे में पता होगा, यार मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ। और फिर हमें स्ट्रिंग की हैशिंग भी पढ़नी है। यार नेक्स्ट हमारे पास आता है यार फिर बैक ट्रैकिंग। यार बैक ट्रैकिंग में हमें यार ये कुछ प्रॉब्लम्स है तो सॉल्व करनी है। रैटिन में सुडोकू, एम कलरिंग, सबसेट, हैमिल्टोनियन पाथ। यार फिर ये जो है ना यार, ये थोड़ी कंप्यूटर एल्गोरिदम्स की बात हो गई। उसके बाद एक टॉपिक है यार बिट मैनिपुलेशन। यार ये ऐसा टॉपिक है जो आपको कहीं कोई नहीं बताएगा कि बिट मैनिपुलेशन जैसा टॉपिक भी हो सकता है। कुछ आप बुक्स पढ़ोगे उसमें आपको ज़रूर शायद दिख जाएगा ये टॉपिक, वरना आपको वीडियोस में कोई नहीं बताएगा कि बिट मैनिपुलेशन नाम का टॉपिक भी होता है। बहुत रेयरली यूज़ होता है मानता हूँ, पर काफ़ी ऑन द अदर हैंड काफ़ी बेसिक टॉपिक है। तो आपके जो प्रोग्रामिंग सॉल्विंग के लॉजिक है ना उसको ईजी बना सकता है। ये आपका जो माइंड है वो दूसरी तरफ से सोचना भी स्टार्ट कर सकता है अगर आपको ये टॉपिक आता है। तो बिट की रिप्रेजेंटेशन आपको आनी चाहिए। ऑपरेशंस बिट पे कौन से परफॉर्म हो सकते हैं वो आपको पता होना चाहिए। सेट्स को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए आपको, और बिट्स की ऑप्टिमाइजेशन आनी चाहिए। यार ये जो टॉपिक है ना आपको कवर करना ही करना है। अगर आप ये टॉपिक कवर कर लोगे ना आपको एक एज मिलेगी अपनी क्लासमेट्स के ऊपर, अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके ऊपर। उसके बाद जब हमने ये एल्गोरिदम्स कवर कर ली, बेसिक एल्गोरिदम्स कवर कर ली, उसके बाद हमारे पास आता है ग्राफ। यार ग्राफ जैसे मैंने पहले भी बताया था काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है। तो इसकी जो एल्गोरिदम्स है यार वो भी कई सारी है और इन सबको हमें पढ़ना है ताकि हम ग्राफ्स के क्वेश्चन में फंसे ना। यार पहले हम बात करते हैं ट्रेवर्सल ऑफ ग्राफ्स की। यार ग्राफ के ट्रेवर्सल के हमारे पास बेसिकली 2 एल्गोरिदम्स होती है यार। एक होती है BFS यानी कि ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च, और दूसरी होती है DFS यानी कि डेप्थ फर्स्ट सर्च। और फिर जब हम ये 2 एल्गोरिदम्स कर लेते हैं ना, BFS और DFS, मोर देन इनफ है ट्रेवर्सल के लिए, पर हमें इसकी एप्लीकेशंस भी कवर करनी है। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं यार, BFS कर ली, DFS कर ली, पर एप्लीकेशंस नहीं करते। तो उनको ये नहीं पता चलता यार कि इस क्वेश्चन में BFS लगेगी, इस क्वेश्चन में DFS लगेगी। क्वेश्चन उनके सामने होता है, उनको समझ ही नहीं आता यार इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व कैसे करना है। तो यार वो हमें तब पता चलेगा जब हम इसकी एप्लीकेशंस के बारे में स्टडी करेंगे। इसकी एप्लीकेशंस जो है उनके जो रिलेटेड क्वेश्चंस है उनको हम सॉल्व करेंगे, ताकि हमें ध्यान से, जब भी हम ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें, हमें तभी पता चल जाए कि इस क्वेश्चन में BFS लगेगी, इस क्वेश्चन में DFS लगेगी, और हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकें। यार नेक्स्ट आता है हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ निकालने के लिए एल्गोरिदम्स। लाइक हमारे पास इसमें 3 एल्गोरिदम्स होती है यार, बेलमैन फोर्ड, जकास्ट्रास एल्गोरिदम एंड फ्लॉयड-वॉर्शल एल्गोरिदम्स। ये एल्गोरिदम मोर देन इनफ है। अगर आपने 3 एल्गोरिदम्स कर ली तो शॉर्टेस्ट पाथ का कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसमें नहीं फंसोगे। जब भी शॉर्टेस्ट पाथ का क्वेश्चन आए तो आप ये समझ लो कि इन तीनों में से कोई एल्गोरिदम लगेगी, चौथी कोई एल्गोरिदम नहीं लग सकती यार शॉर्टेस्ट पाथ में। नेक्स्ट हमारे पास आता है पाथ एंड सर्किट्स। ये बेसिकली यार ये चेक करने के लिए एल्गोरिदम है कि हमारा जो ग्राफ है उसके अंदर कोई सर्किट प्रेजेंट है कि नहीं। यार 4 है इसमें भी यार, यूलेरियन पाथ हो गया, हमारे पास हैमिल्टोनियन पाथ हो गया, हमारे पास डी ब्रिजन हो गया, एंड द 4th वन इज़ नाइट प्रॉब्लम। नेक्स्ट आता है यार स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी चेक करने के लिए हमारे पास जो एल्गोरिदम्स है वो टॉपिक है हमारा नेक्स्ट। एंड इसके अंदर हमारे पास 2 बेसिकली यार एल्गोरिदम्स होती है यार। एक हो गया कोसाराजू एल्गोरिदम्स और दूसरा हो गया 2 SAT प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट टॉपिक है यार हमारा डायरेक्टेड ग्राफ। इसमें हमें 2 एल्गोरिदम्स करनी है। एक है टॉपोलॉजिकल सॉर्टिंग और साइकिल डिटेक्शन। साइकिल डिटेक्शन तो यार बहुत ऐसी एल्गोरिदम है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये तो हमें कवर करनी ही करनी है। यार मुझे लग रहा है मैं काफ़ी बोर कर रहा हूँ आपको यार, बट दिस इज़ व्हाट द रियलिटी इज़। ये टॉपिक्स आपको कवर करने ही है, तभी आप अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हो। अभी आपको लग रहा है बोर कर रहा हूँ, मुश्किल है, काफ़ी टॉपिक्स बता दिए यार, पर मुश्किल नहीं है यार, सीरियसली बोल रहा हूँ और अच्छे अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मुश्किल नहीं है यार। जो मैं आपको पाथ बता रहा हूँ अगर आप फॉलो करोगे ना यार, हार्डली 6-7 महीने की मेहनत है और आप किसी भी कंपनी को क्रैक कर सकते हो यार। जब हमने अब यार आगे बढ़ते हैं यार, जब हमने अब वो कर ली जो कंप्यूटर से रिलेटेड प्रोग्रामिंग एल्गोरिदम्स है, हमने वो कर लिया, तो उसके हमें थोड़ी मैथमेटिक्स एल्गोरिदम भी आनी चाहिए। मैथमेटिक्स एल्गोरिदम्स का क्या मतलब हुआ यार, मैथ्स के वो कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए यार जो हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में यूज़ कर सकते हैं,
सो दैट हम अपने हमारा जो लॉजिक है हम वो बिल्ड कर सकें ईजीली। तो यार पहली जो टॉपिक है यार जिसके रिलेटेड हमें क्वेश्चंस करने हैं वो है नंबर थ्योरी। यार नंबर थ्योरी यार बहुत बेसिक सा टॉपिक है यार, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं यार। तो इसके अंदर हमें 2-3 टॉपिक कवर करने हैं, लाइक प्राइम्स एंड फैक्टर्स, मॉड्यूलर अरिथमेटिक, और फिर इक्वेशन सॉल्विंग भी हमें करना है। देन हमारे पास टॉपिक आता है कॉम्बिनेटर्स। इसमें हमें बाइनॉमियल कोफिशिएंट, इंक्लूजन एक्सक्लूजन, बर्नसाइड लेमा और केलेस फार्मूला, ये 4 टॉपिक हमें इसमें कवर करने हैं। देन हमारे पास आता है यार मैट्रिसेस। यार मैट्रिसेस अब जो है ना यार, ग्राफ से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। अगर आपको मैट्रिसेस अच्छे से आता है ना यार, तो आप ग्राफ्स के क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो, और अगर आपको मैट्रिसेस नहीं आता तो आप ग्राफ नहीं सॉल्व कर सकते। तो इसमें आपको मैट्रिसेस के ऑपरेशंस के बारे में पढ़ना है, लीनियर रिकरेंसेस के बारे में पढ़ना है, और जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था कि ग्राफ और मैट्रिसेस का रिलेशन काफ़ी तगड़ा रिलेशन है, तो मतलब बॉस आपको मैट्रिसेस तो करना ही पड़ेगा ग्राफ अगर आप करना चाहते हो तो। नेक्स्ट आता है यार हमारे पास प्रोबेबिलिटी वही अगेन 11th-12th का टॉपिक है, बट बच्चे भूल जाते हैं और जब क्वेश्चन आता है तो समझ नहीं आता कैसे यूज़ करें प्रोबेबिलिटी को यहाँ पे। तो इन शॉर्ट बेसिकली रिवीजन ये सब आपने पढ़ा हुआ है ऑलमोस्ट सबको। रैंडम वेरिएबल्स हो गया, रैंडमाइज एल्गोरिथम्स के बारे में आपको पढ़ना है, इवेंट्स भी आपने पहले पढ़ा हुआ है। देन आपको मार्कऑफ चेन्स के बारे में पढ़ना है। ये 4 टॉपिक्स है प्रोबेबिलिटी के, कर लो, मोर देन इनफ है, और कुछ प्रोबेबिलिटी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए प्रोबेबिलिटी से इस 4 टॉपिक के बाहर से कुछ नहीं आएगा। देन हमारे पास गेम थ्योरी बहुत रेयर है यार, नहीं पूछा जाता गेम थ्योरी के बारे में, बट देन अगेन ऑन अ सेफर साइड बेटर है कि हम इसे भी कवर कर ही लें। इसमें हमें गेम स्टेट्स के बारे में पढ़ना है और स्प्रेग-ग्रेंडिस एल्गोरिथम के बारे में पढ़ना है। फिर हमारे पास आता है स्क्वायर रूट से रिलेटेड जो एल्गोरिथम्स हैं, एक हमें इसमें कंबाइनिंग एल्गोरिथम के बारे में पढ़ना है और एक पढ़ना है इंटीजर पार्टीशन के बारे में। देन हमारे पास है ज्योमेट्री। अब ज्योमेट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार। ज्योमेट्री आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अगर आप करना चाहते हो कोई भी क्वेश्चन को आप करना चाहते हो तो आपकी ज्योमेट्री जो है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो इसके अंदर यार हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ना है यार, पॉइंट्स एंड लाइंस के बारे में पढ़ना है और पॉलीगन एरिया के बारे में पढ़ना है यार। देन जब हमने ये कर लिया ना यार, तो उसके बाद हमें क्या करना है, जब यार यहाँ तक ना आपकी जो टॉपिक है, आपका जो सिलेबस है वो कवर हो जाता है। तो जब आपने सिलेबस कवर कर लिया यार, तो सिर्फ थ्योरी से कुछ नहीं होता यार। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो आप जितना मर्जी थ्योरी पढ़ लो, कोई मतलब नहीं है, कोई फ़ायदा ही नहीं है उस चीज़ का। तो प्रैक्टिस कहाँ से करें यार? यार प्रैक्टिस करने के लिए यार कुछ वेबसाइट्स हैं यार, कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप जा सकते हो, अपना टॉपिक आप सर्च कर सकते हो, उससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, वो आप सॉल्व कर सकते हो। यार ये मैंने 4 प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे लिखे हैं जो काफ़ी पॉपुलर है। एक हमारे पास है लीड कोड, दूसरा है हमारे पास कोड शेफ, तीसरा है हमारे पास कोड फोर्सेस, और चौथा है हमारे पास हैकररैंक। यार स्टार्ट आप एज अ बिगिनर हैकररैंक से करो, काफ़ी मतलब बिगिनर फ्रेंडली वेबसाइट है ये। इजी क्वेश्चंस होते हैं इस पर, ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चंस नहीं होते। और देन ग्रेजुअली जब आपका लेवल अप हो जाए, जब आप कंफर्टेबल हो जाओ इजी क्वेश्चंस के साथ, तो आप कोड शेफ या कोड फोर्सेस पे मूव कर सकते हो। लीड कोड अब साइड बाय कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो, पर वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पर कोड शेफ या कोड फोर्सेस दोनों में से एक जगह आपको टिक जाना है। जो दोनों वेबसाइट ट्राई करो, जो अच्छी लगे उस पर आप बैठ जाओ, मतलब उसको आपने नहीं छोड़ना। कोड शेफ पे हमें 3 स्टार रेटिंग से ऊपर लेनी ही लेनी है। जब आपकी 3 स्टार से ऊपर रेटिंग हो जाती है कोड शेफ में, तो आप एक अच्छे प्रोग्रामर कहलाते हो। यार अगर जो टॉपिक मैंने आपको बताए हैं ना इस वीडियो में, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो टॉपिक मैंने आपको सारे बताए हैं मैं सब पढ़ाने वाला हूँ। मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करूँ, सारे टॉपिक्स को मैं पढ़ाने वाला हूँ एक एक करके। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको लैंग्वेज C++ या जावा कोई भी एक लैंग्वेज आती होगी ऑलरेडी। तो मैं डेटा स्ट्रक्चर से लेके एल्गोरिथम से लेके सारा मैथमेटिकल पोर्शन वाला जो पार्ट है सारा कवर करूँगा एक एक करके। वो भी स्टार्टिंग से बिगिनर्स के लेवल से स्टार्ट करूँगा और बिल्कुल एडवांस लेवल तक लेके जाऊँगा। तो हर टॉपिक पूरा खोल के बताऊँगा। तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।